होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग जिनके जिनके मोबाइल जो हैं वो साइलेंट नहीं हैं, आप लोग अपने मोबाइल या तो साइलेंट कर लीजिए या तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। आज जिस महान विभूति के ऊपर इस नाटक का मंचन किया जा रहा है, जो इस नाटक के आप ये कह लीजिए मुख्य किरदार हैं, जिस महापुरुष का के जीवन को आज प्रदर्शित आपके सामने करने जा रहे हैं, वो सावरकर जी हैं, जिन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। वीर सावरकर जी ऐसे नायक रहे हैं जिनका इतिहास में देखा जाए तो योगदान बहुत है, लेकिन हमारे जो हमारा एकेडमिया है वहाँ में, उस एकेडमिया में कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव रहा हमेशा से जिन्होंने सावरकर जैसे महान विभूतियों के नाम को, अपितु खाली सावरकर ही नहीं, आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र सान्याल जैसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नामों को एक तरह से कह लीजिए वामपंथी साजिश के तहत जो है उन पे पर्दा डाल दिया, लोगों की आंखें बंद कर दी गई। उनके इतिहास, उनके बलिदान, उनके योगदान, उनकी राष्ट्रभक्ति, इन सब को जो है वो पूरी तरीके से नकार दिया गया। उनकी गाथाएं, वीर गाथाएं कहीं इतिहासों में लिखी नहीं गई। हमारे इतिहास के साथ मनमाने ढंग से छेड़खानी की गई, अपने हिसाब से इतिहास लिखा गया। और आज ये जो नाटक का मंचन हो रहा है, निश्चित ही उन शहीदों को, उन महान आत्माओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके लिए ये वास्तविक सम्मान होगा कि जो इतिहास के सुनहरे पन्ने मिटाने की कोशिश की गई है, उस इतिहास को हम दोबारा से जानेंगे और दोबारा से पढ़ेंगे। निश्चित ही जब ब्रिटिश का शासनकाल था तो काले पानी जैसी सजा का प्रावधान था। आप सोच सकते हैं कि भारत के जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि से दूर, इतने दूर अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, वहाँ की सेल्युलर जेल, और उस सेल्युलर जेल का ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ पे तरह तरह की बीमारियों का खतरा, एक छोटा सा जेल का कमरा और उसमें तरह तरह की प्रताड़नाएं, किस तरह से जीवन व्यतीत किया होगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। निश्चित ही जितनी यातनाएं उन्होंने सही, उसी का परिणाम है आज यहाँ की 1947 के बाद हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और हमें हमेशा उनका ऋणी होना चाहिए, और हमें जेएनयू में होने के नाते, एक विश्वविद्यालय से जुड़े होने के नाते, एकेडमिक से जुड़े होने के नाते, पढ़ाई लिखाई से जुड़े होने के नाते, हमें उन पन्नों की तलाश करनी चाहिए, हमें उस इतिहास की तलाश करनी चाहिए जिस इतिहास को ना बताने की कोशिश की गई या छुपाने की कोशिश की गई, या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि वो तो इस तरह के थे। किसी को ट्रेटर बताया गया, किसी को बताया गया कि वो भारतीयता के खिलाफ थे। इस तरीके से अलग अलग जो प्रोपेगेंडा जिसे आप कह सकते हैं, या जिसे आप कह सकते हैं, ये जो कुछ जो है वो राजनेता थे जो सबसे ज्यादा अपनी सुख सुविधाओं के लालच में रहते थे, जिनको अपनी सुख सुविधाओं की ज्यादा फिक्र होती थी, और जिस आदमी को पूरे भारत ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, ऐसे बहुत से नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता रहे हैं। उन लोगों को लगातार जो है वो इतिहास से हटाने की कोशिश हुई है। आज का ये जो कार्यक्रम है ये उन लोगों की याद में है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और कार्यक्रम बस 2 मिनट में शुरू होने वाला है। आप लोग 2 मिनट इंतजार करिए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब मैं आप लोगों का इस मंचन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अम्बेश पांडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मैं मंच पर हमारे बीच बैठे हुए रंजीत सावरकर जी, राजेंद्र वराडकर जी, मंजरी मराठे जी, निधि त्रिपाठी जी, संगीता अमलाडी जी, दुर्गेश कुमार जी और मनीष जांगिड़ जी को आमंत्रित करता हूं।
आप सभी का परिचय कराना मैं अपना दायित्व समझता हूं। आप रणजीत सावरकर जी हैं। आप स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई के अध्यक्ष हैं। आप वीर सावरकर जी के पौत्र हैं तथा सावरकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपके स्वागत के लिए सारीपल्ली बी रवि किरण जी से आग्रह करता हूं। धन्यवाद रवि जी। आप राजेंद्र वराडकर जी हैं। आप स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई के सचिव व ट्रस्टी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं सुजीत शर्मा जी से आग्रह करूंगा। आप मंजरी मराठे जी हैं। आप स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ट्रेजरर हैं। टू फेलिसिटेट हर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्रुति अग्निहोत्री जी। आप निधि त्रिपाठी जी हैं। आप एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं। आपके स्वागत के लिए मैं कृतिका जी से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद कृतिका जी। आप संगीता अमलाडी जी हैं। आप स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक की वरिष्ठ सदस्य हैं। आपके स्वागत के लिए मैं सबरीश जी से आग्रह करूंगा। आप दुर्गेश कुमार जी हैं। आप एबीवीपी जेएनयू के अध्यक्ष हैं। आप मनीष जांगीर जी हैं। आप एबीवीपी जेएनयू के मंत्री हैं। अब मैं आप सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी को धन्यवाद। अब मैं स्वागत भाषण हेतु इकाई मंत्री मनीष जी को आमंत्रित करता हूं। वंदे वंदे। मंच पर विराजमान वीर सावरकर जी के पुत्र श्री रंजीत सावरकर जी, राजेंद्र वराडकर जी, सुश्री निधि त्रिपाठी जी, मंजरी मराठे जी, संगीता अलमाड़ी जी, बड़े भाई दुर्गेश कुमार जी एवं सभागार में उपस्थित सभी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड जितने भी कलाकार उपस्थित हैं, आप सभी का मैं मनीष जांगीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं।
हे मृत्युंजय, अंडमान जेल में ब्रिटिश शासन के दमन और महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन पर आधारित एक नाटक है। यह आज जेएनयू में दूसरी बार मंचन किया जा रहा है। सावरकर एक नाम मात्र नहीं, एक विचार है। सावरकर का विचार भारत का विचार है। स्वतंत्र समर के वीर योद्धा सावरकर जी ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर, अनेकों यातनाएं सहकर अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने की एक पटकथा लिखी है। संगठित भारत एवं सामाजिक समरसता के ध्येय के प्रतीक वीर सावरकर जी रहे हैं, जिसका उदाहरण है उन्होंने मंदिरों में सभी के प्रवेश का अभियान शुरू किया था। वीर सावरकर ने भारत को आजादी दिलाने तक ही नहीं, आजाद भारत की परिधि लिखी, एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना करी, एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना करी। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने वीर योद्धाओं का इतिहास मिटा दिया है, उन योद्धाओं की जीवनी जन जन तक नहीं पहुंचने दी है। और ऐसा कहा जाता है, जो देश अपना इतिहास नहीं जानता वह हमेशा खतरे में रहता है। जो देश अपना इतिहास नहीं जानता वो हमेशा खतरे में रहता है। जेएनयू जैसे संस्थान में वामपंथी विचारों द्वारा देश को तोड़ने की बात की जाती है। इसीलिए आज यहां पर संगठित भारत की कल्पना करने वाले वीर सावरकर के विचार की जरूरत है। कुछ इस देश के सेलेक्टिव कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर सबके सामने प्रदर्शित किया है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस साल विजन 2047 लिया, जब 2047 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 100 वर्ष पूर्व भारतीय आजाद होने के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब तक हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उनके इतिहास को सबके सामने उजागर करने तथा उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान प्रदान कराए जाने की कोशिश करेंगे। तथा जिन्होंने इस इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके सामने भी ये एक चुनौती हम सभी ने रखी है। उन्हीं सब स्वतंत्रता सेनानियों में से वीर सावरकर एक थे, जिनकी जीवनी पर आज आप जीवंत एक नाटक का मंचन देखेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सावरकर जी के सम्मान को इंडियन हिस्ट्री में पुनर्स्थापित करने के लिए एबीवीपी क्या एफर्ट्स कर रहा है, इसको संक्षिप्त में बताने के लिए मैं सुमंत जी से आग्रह करता हूं। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। दोस्तों, मैं सुमंत कुमार साहू आप सभी का इस प्ले में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम 2 दिन बाद जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते होंगे, तब हम कुछ सवाल पूछेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने इस इंडिपेंडेंस में अपना जीवन बलिदान दिया, अपना पूरा त्याग दिया, अपना तन मन धन से अपना जीवन पूरा दिया। क्या उन लोगों का नाम अपने इतिहास में, अपना साहित्य में नहीं रहना है चाहिए क्या? लेकिन ये सवाल उनको भी पूछना चाहिए जो चंद कुछ अपॉर्चुनिस्ट एकेडमिया में बैठे हुए हैं, जो जानबूझकर कुछ चंद लोगों का तो नाम लिखा, जो सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्चर का नाम दे दिया उनको। तब हम जब देखेंगे, तब उनका जो हिस्ट्री रहा है और आज जो प्ले है हम देखेंगे,
उनमें हम डीपली स्टडी कर पाएंगे वीर सावरकर जी को, जो 27 साल अपना जीवन जेल में कारागार में बिताया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मात्र 7 साल में, या जो उनका इंडिपेंडेंस में रोल है उनका बहुत कम है, लेकिन उनका जो हिस्ट्री और जो नैरेटिव सेटअप किया गया एकेडमी में बहुत बड़ा किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सिलेक्टिव जो प्रोपागेंडा कुछ लोग करते हैं, इसके खिलाफ हमेशा से ही आवाज उठाया आता रहा है। इस मुहिम से हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, जब 14 मार्च में ये प्ले है मृत्युंजय इस कैंपस में इस प्ले किया गया था, तब एबीवीपी जेएनयू ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज में एक सावरकर चेयर खोला जाए करके। सभागार में सभी लोग उपस्थित हैं, आप सभी को खुशी होगा एबीवीपी जेएनयू ने इस संघर्ष को प्रांगण तक लेते हुए हमने पूरा मन से इस कैंपस में, पूरा यूनिवर्सिटी में सावरकर चेयर का स्थापना करते हुए हम संघर्ष करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे दोस्तों। यही कहते हुए मैं अपना बात को यहीं पे रोकता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मैं रंजीत सावरकर जी से आग्रह करता हूं कि वह अपना वक्तव्य रखें। नमस्कार, वंदे मातरम। सावरकर स्मारक के लिए हम लोग कई कॉलेजेस में जाते हैं। सावरकर सुनाई दे रहा है? सावरकर स्मारक के लिए हम लोग कई कॉलेजेस में जाते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि सावरकर जी के राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाए, और ये प्रचार का एक मार्ग ये होता है कि इतिहास का अगर हम विद्यार्थियों को इतिहास अवगत करा दें तो ये एक आसान तरीका होता है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, हमारे राष्ट्र की परंपरा क्या है, हमारा भविष्य क्या होना चाहिए। इस मार्ग के लिए इतिहास का जानना जरूरी है। मगर बहुत जगह मुझे सीधा सीधा पूछते, मेरे घर में भी मेरा भतीजा भी है, वो भी बोलता है कि क्या क्या करना है वो इतिहास, 100 साल पहले हो गया ना, अभी क्या लेन देन है, 47 में क्या, हमें क्या लेन देन है, क्या फर्क पड़ने वाला है। आज के प्रॉब्लम्स हमारे अलग है, तब प्रॉब्लम अलग थे। तो मैं जो उत्तर देता हूँ वही आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। इतिहास के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो आपने टीवी सीरियल देखा होंगे, रामायण वगैरह में मनोरंजन टाइम पास हो जाता है, अच्छा लगता है, काफी सीरियल उसी से आ रहे हैं, उसमें मुख्य तथ्य, मुख्य अंश उसमें से आपको नहीं दिखाई देते। तो वो एक इतिहास का एक अंग हो गया। दूसरा जो अंग है, और यही अंग देख के पहला करके लोगों को लगता है कि इससे क्या रिलेवेंस है हमारी जिंदगी का। तो ठीक है, इतिहास की छोड़ो, 35 याद आपको पता है, 370 आर्टिकल पता है, तो चलो इसी के बारे में बोलता हूँ। ये 370 जो आर्टिकल आया 49 में आया, और आर्टिकल 35 है 54 में आया, और इसके पीछे नेहरू जी का हेतु था कि भाई कश्मीर एक मेजॉरिटी मुसलमान स्टेट है, वो इंडिया में आ रही है, तो हमने उन्हें कुछ ज़्यादा देना चाहिए। अब 47 में तो राजा हरि सिंह ने मांग नहीं की थी कि हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तब मेरे ख्याल से कोई 1000 से ज़्यादा संस्थान भारत में विलीन हो गए, जिस प्रकार कश्मीर भी विलीन हो गया। मगर ये सब हिंदू संस्थान थे, तो उनको तो आपने जबरदस्ती कर लिया, कोई किसी बोला नहीं, तब कोई बोला नहीं कि भाई आप जबरदस्ती इसका विलीन क्यों कर रहे हैं। अच्छा, 47 में कश्मीर का भी विलीनीकरण हो गया, तो कश्मीर भी जब विलीन हो गए तब भी कोई बोला नहीं। फिर जब आवाज़ उठी कि भाई हम मुस्लिम मेजोरिटी हम आ रहे, तो हमारे वी वांट सम स्पेशल कंसेशंस, तो नेहरू जी ने दे दिया। और इसके पीछे मैं मानता हूँ कि नेहरू जी का, भाई उनके मन में अच्छे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो बुरा तो नहीं सोचेंगे, ऐसा सोच के तो नहीं कहूँगा मैं भारत का बुरा कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि उनका इतिहास का अध्ययन नहीं रहा। हमारा जो इतिहास है, भले हजारों वर्षों का इतिहास छोड़ दो रामायण महाभारत का, मगर 2300 साल याद करो, चंद्रगुप्त का समय जो था ईस्वी सन पूर्व 300 साल, मतलब आज से 2300 साल पूर्व, उस समय पहले बार भारत पर परकीय आक्रमण हुआ था। और तब से ईस्वी सन 500 तक, 450-500 तक एक
एक 800 साल का पीरियड था कि बार बार ये लोग हमारे पे आक्रमण करते रहे, हम इनको छोड़ते गए। तो बात बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इनको छोड़ते गए या फिर यहाँ पे कोई बसे, फिर शांति का हमारे में अभी भी इतना सर पे हमारे इतना चढ़ा है ना कि भाई हम लोग शांति प्रिय, हम लोग शांति प्रिय। तो सामने वाला पूछे ना पूछे, हमें अंदर एक दुर्गुण बसा है कि नहीं, हम तो खुद ही बोलेंगे नहीं यार आप मुझे गाली दो, चिंता नहीं यार, और एक बार दे दो, मगर मैं शांति प्रिय हूँ। तो ये जो हमारा व्यवहार था, इसी कारण वो 500 साल तक, ईस्वी सन 500 तक हमारे पे आक्रमण होते रहे। उसके बाद 500 से लेके आगे के 500 साल हम ये करो, तो उस समय हमारे शासक थोड़े इससे सीख गए थे और पूरा शक कुशन हून जो भी बचे थे उनका पूरा निर्धारण कर लिया। एक क्षत्रिय हमारा एक हिंदू साम्राज्य निर्माण हुआ, और फिर उसके बाद वापस जब हमारे शांति मंत्र चालू हुए तो फिर उसके बाद मुगल आए और आगे बाद में जाके ब्रिटिश आए, वो तो चलते रहे, वो तो सिलसिला चलता रहा। पृथ्वीराज चौहान जी का किस्सा भी हम लोग भूल गए कि 16 बार उसने शत्रु को शरण दे दी और उसके बाद 17वें बार तो खुद मारा गया। तो ये सब इतिहास ना पढ़ने का नतीजा था कि शत्रु पर अगर कब्जा करना है, मैं नहीं मानता कि ठीक है हम शांति प्रिय, हम तो उनको जान से नहीं मार रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भाई भारत में रहना है तो आपको हम कोई अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, मगर वी विल गिव यू इक्वल राइट्स। तो मेजॉरिटी से ज्यादा राइट देने का ये जो नेहरू जी ने गलती किया, इतिहास में कई बार हमने किया था, उसके परिणाम भी हम भुगत चुके थे। नेहरू जी ने इतिहास नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए वो उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ, 48 को ये किया, 54 को उन्होंने 35A लाया, शांत हुए ये लोग नहीं। फिर 61 में चाइना का आक्रमण हुआ, उसके पहले बात हुआ था कि हिंदी चीनी भाई भाई, भाई दुश्मन को आप भाई बोलो, गले मिलाओ, दुश्मन दुश्मनी करेगा ही। जो चाइना ने किया, सावरकर जी 50 से बोल रहे थे कि भाई चाइना ये एक्सपांशनिस्ट पावर है, ये आपके ऊपर आक्रमण करेगी, इस पे भरोसा मत करो। फिर भी वो चावल के पास गए, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, और 1 साल के अंदर चाइना घुस गया। उसके बाद वापस पाकिस्तान से दोस्ती, लियाकत अली आए थे 1951 में, तो सावरकर जी ने कहा था कि भाई ये इनसे संभल के रहो, तो सावरकर जी को ही अंदर कर दिया स्वतंत्र भारत में। सावरकर जी को जेल में डाल दिया लियाकत अली का स्वागत के लिए कि भाई ये कुछ करेंगे तो हमारा भारत पाकिस्तान दोस्ती में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जो बात है ना कि हम कुछ करेंगे तो पाकिस्तान हम पे नाराज हो जाएगा और फिर वॉर करेगा और दुनिया हमें गाली देगी। तो 61 के बाद 65 का वॉर हो गया, 71 का वॉर हो गया, हम जीत गए, और जीतने के बाद भी हमने सब गवा दिया। जो हमारे आर्मी ने जीत के लाया था बॉर्डर से, वो हमने जो पैक्ट साइन करते वक्त ये 65 वॉर में ताशकंद में, 70 वॉर में इंदिरा गांधी ने जीता, मगर वो शिमला समझौता के अंतर्गत वो सब जो हमने जीता था वो सब खो दिया। फिर भी लगा ठीक है चलो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, मगर ये तुष्टीकरण की नीति से कभी शांति नहीं मिलती है। यही सिद्ध हो गया, कारगिल में पाकिस्तान घुसा, कारगिल की बात भी वही सब चालू है। आज भी बॉर्डर पे जो शेलिंग चल रहा है वो कब बंद हुआ, रियली मतलब आप देखो, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब से एक्टिविटी काफी कम हो गई है। तो ये शत्रु को बात देने का जो तरीका है, ये कोई नया नहीं है कि ये कोई नई बात नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो इतिहास से ही सीखे। पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ईस्वी सन 450 में, जो मोदी जी ने किया ना। तो इतिहास जो पढ़ेंगे उनको पता है कि गुप्त डायनेस्टी जो थी, गुप्त डायनेस्टी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, गुप्त साम्राज्य, उसमें समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त दूसरा बाद में विक्रमादित्य नाम से जाना गया। तो इनके ऊपर शकों का आक्रमण हुआ, तो उसने शर्त रखी, तब समुद्रगुप्त मर गया, रामगुप्त राजा बन गया था। नाम के जैसे राम का नाम है वैसा वो भी बहुत एकदम क्षमा दया शांति वाला था। तो उसके हिसाब से शर्त रखी गई कि भाई आप सरेंडर कर दो और तुम्हारी बीवी को हमारे हवाले कर दो। तो रामगुप्त तो मान गया, उसने बोला कि यार हजारों लोग मरेंगे तो उससे अच्छा मैं मेरे बीवी को त्याग कर देता हूँ। मगर उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त नहीं माना। चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को अरेस्ट कर लिया और इनको तो इसने मैसेज भेजा कि मेरी बीवी आएगी। तो वो बीवी की जगह चंद्रगुप्त खुद वो खेमे में बैठ के अंदर गया और उसने वो शक जो सेनापति था उसे मार गिराया। और दूसरे दिन जब शकों को पता चला हमारे सेनापति मर गया है, तो जो हुआ था तो ऑब्वियस हुआ था कि शक हार गए। तो ये बात मेरे ख्याल से इतिहास का अभ्यास मोदी जी का बहुत अच्छा है, अमित शाह जी का बहुत अभ्यास है। अमित शाह जी के घर में आपको 2 तस्वीरें मिलेगी,
एक वीर सावरकर की है और दूसरी चाणक्य है। तो चाणक्य नीति पूरी पढ़े हुए है, इसलिए जो कुछ उन्होंने किया, समय की मांग तो थी मगर उनका इतिहास का अभ्यास था। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो आपको मालूम है कि इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, देयर इज नथिंग न्यू इन द वर्ल्ड। जो आज हो रहा है वो 10 बार हो चुका है। तो आप अगर पढ़े उसे, तो इसमें इतिहास पढ़ने के दो तरीके होते हैं। जब हम जीतते हैं इतिहास में पता चलता है कि हमारा गौरवान्वित इतिहास होता है, तो उससे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब पता चलता है कि इतिहास में हम हारे, बुरी तरह से हारे, पानीपत में हारे, उसके पहले हारे, बहुत बार हम लोग हारे, तो उससे हमने शिक्षा लेनी चाहिए, हम क्यों हारे। सी वेपन्स में डिफर, वो तलवार की जगह एटम बम आ गया है, स्ट्रेटेजीज वही रहती है दुश्मन की और इसकी, और सेम स्ट्रेटेजीज आज आप आपके मार्केटिंग के लोगों के, कॉमर्स हो गए, तो ये जो वॉर की स्ट्रेटेजी है ये आज इकोनॉमिक्स में भी आ गई है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करो। आज मार्केटिंग में ये आ गई है। मार्केटिंग में क्या होता है, दो ब्रांड के बीच में वॉरफेयर होता है। तो ये जो इतिहास की जो अध्ययन है ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात ये है कि हमारे कोई आदर्श होना चाहिए। वो आदर्श हमें जब हमारे जब कदम डगमगाते हैं, तो माफ करना मेरा थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, जब हमारे कदम डगमगाते हैं तो हमें हमारे आदर्श प्रेरणा देते हैं। और ये नाटक विशेष रूप से आपके लिए इसलिए लाया गया है कि क्रांतिकारियों ने अंडमान में क्या यात्रा से, इसका आपको ज्ञान होना जरूरी है, एक तो इतिहास के रूप से और दूसरे रूप से कि अत्यंत वहां पे भी कुछ लोगों ने आत्महत्या की, मगर सावरकर जी उनको बोलते हैं कि अरे आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करना मतलब अपने ही सेना की हानि करना है, तो अंतिम क्षण तक लड़ते रहो। तो उन्होंने जो संघर्ष किया वो आप देख के, अगर मैं पता चलो कि आज के जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, आज सुसाइड्स बहुत बढ़ रही है। अगर किसी को भी लगे कि मेरे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है और अगर और मैं इसे झेल नहीं सकता, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, ऐसा कभी भी किसी के मन में है तो ये नाटक आप देखो, एक नाटक की याद करो कि भाई ये लोगों ने उस समय इतनी यातनाएं झेल कर, ये सावरकर जी जस्ट इमेजिन एट द एज ऑफ 27, 27 साल का नौजवान, उसके ऊपर सजा थी 50 साल की, 50 साल की, मतलब बाहर कब आएंगे एट द एज ऑफ 77, जिंदा आएंगे कि नहीं है तो पता ही नहीं है। तो ऐसे इसमें मैं कभी छूटने वाला नहीं हूँ नरक से। इस स्थिति में अगर आदमी कोई ये स्थिति का या सामना कर सकता है परिस्थिति का, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से कम फॉर योर ओन सेल्फिश मोटिव कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए अगर हमें नाटक से कुछ सीखना चाहिए, इतना भी आपने सोचा तो भी मेरे ख्याल से हम यशस्वी हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, आपका खुद की जिंदगी बनाएंगे, तो वो देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप जाके कोई अच्छा काम करने वाले हैं, सब कुछ लोग आप में से इंडस्ट्रियल बनेंगे, कुछ प्रोफेसर्स बनेंगे और दूसरों की जिंदगी आप बनाने में सहयोग देंगे। सो आपका इंडिविजुअल सक्सेस भी मुझे लगता है देश के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने जब ये आपके दूसरी बार ये नाटक का प्रयोग करने की सोचा, तो पहला तो सबको मालूम है कि दुनिया तो पैसे से चलती है और फंड्स कहाँ से लाए। तो आज संगीता जी हमारे में उपस्थित है, तो इन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ आयोजित करने के लिए हमें 1 लाख रुपए की सहायता दी है। तो ये मुंबई की है, तो इनको कहा कि इनका एक आदत है कि यहाँ पे ये होना चाहिए और इनकी जो भावना है, इसलिए मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सावरकर जी। निश्चित ही इतिहास से हमें सीख मिलती है और सही दिशा मिलती है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा एक बार फिर से कि आप लोग अपने मोबाइल साइलेंट कर लें या फिर स्विच ऑफ कर लें, और जिससे कि आप इस अविस्मरणीय प्रस्तुति की अनुभूति कर सकें। धन्यवाद। और मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी आगे स्थान ग्रहण करें। स्मारक की ओर से एक स्वागत करना चाहते हैं दुर्गेश जी का और उनके सहकारी जो है एबीवीपी। नमस्ते। स्वतंत्र सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के ओर से रंजीत सावरकर जी दुर्गेश जी का स्वागत करेंगे सावरकर जी की प्रतिमा देके। स्वागत। अनिमा
सीमा सोनकर जी का स्वागत करेंगे। संगीता अमलाड़ी जी नहीं है उपस्थित। और मनीष जंगड़ जी का